नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनए न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंबुज उपाध्याय। 38 दिन से यूपी गेट पर और दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर किसान बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार और किसानों के बीच किसी भी तरीके का सामंजस्य बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी क्रम में आप देखते होंगे टीवी स्क्रीन पर बहुत सारी बातें होती हैं, किसान बैठक के लिए भी जाते हैं लेकिन वहाँ पर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। और अगर बात की जाए दिल्ली यूपी जो गाजीपुर पर जो किसान लोग बैठे हुए हैं, वहाँ लगभग 24 घंटे में 2 किसानों की मौत हुई है। एक की अगर खबर आ रही है इस तरीके, एक ने आत्महत्या की है, वहीं एक का दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हुई है। इसी मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राजेश भास्कर और अधिवक्ता हैं अशोक कुमार जी और तानिया जी। आप सभी का स्वागत है टीएनए न्यूज में। सर, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, एक बात जानना चाहूँगा कि आखिर लॉ के हिसाब से अगर आप देखते हैं कि सरकार और किसानों के बीच क्या सामंजस्य या कहाँ पेच फंस रहा है? देखिए, लॉ के हिसाब से अगर चलें तो ये बिल तो वैसे लीगल तो था ही, क्योंकि ये जो कानून बना ये राज्य सूची पर बना है, ये स्टेट लिस्ट के ऊपर, और राज्य सूची के ऊपर केंद्र सरकार यूनियन कभी कानून नहीं बनाती। और यदि बना भी दे तो फिर क्या होता है कि यूनियन और स्टेट में टसल आ जाती है, जबकि स्टेट लिस्ट साफ कहती है एग्रीकल्चर विषय ही राज्य का है, तो एग्रीकल्चर पे जितना कानून बनना चाहिए था वो राज्य को बनाने का अधिकार था, लेकिन इन्होंने यूनियन ने बनाकर उसको थोप दिया। अब इसमें एक बात आई, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने कहा ये तो राज्य के ऊपर है, चाहे तो उसको माने या ना माने। यानी जब आपने ऐसा कानून बना दिया कि राज्य को एक फ्रीडम दे दी भी आप इसको मानो या मत मानो, हम क्या करें? तो यहाँ ये टसल है, कानून गैर कानूनी था, और गैर कानूनी शुरू में जब इस समय बनाया गया, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर शो करने के लिए कि पूरा देश इस समय कोविड से लड़ रहा था, कोविड भयंकर रूप में चल रहा था। एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन कर रहे थे और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर ऑर्डिनेंस लाकर इस कानून को बना रहे थे। ऑर्डिनेंस लेकर आ गए। उसके पीछे सर जो मोदी जी ने इसके बारे में बताया भी था और उनके जो नेता हैं उन्होंने सफाई भी दी। उनका कहना था कि जब अध्यादेश लेकर के आए उस समय इस कानून की जरूरत थी, ऐसा नहीं था कि अभी हम कोरोना काल में बैठ के हमने कोई या ऐसा बिल पास किया है क्योंकि गैर कानूनी हो, उनका ये मानना है। देखिए, जरूरत किसकी थी? किसानों की, लेकिन किसी भी किसान संगठन से तो बात नहीं करी, केंद्र सरकार के किसी मंत्री ने बात नहीं करी। ऐसे तो पहले भी भूमि अधिग्रहण बिल पास हुआ था, कांग्रेस सरकार में थी उस समय, बहुत बढ़िया, किसी से नहीं पूछा था। बहुत बढ़िया किया। भूमि अधिग्रहण जब इस समय कानून आया उसमें मोदी जी भी लेकर आए थे भूमि अधिग्रहण, उसको वापस करा, यू टर्न मारा। नहीं, कांग्रेस जब लाए थे यहाँ पर भट्टा पार्सल वगैरह जी देखा होगा, काफी हंगामा हुआ था। जी। उसके बाद भी नहीं, उस समय भट्टा पार्सल की जो घटना है वो उस समय मोदी जी थे, कांग्रेस नहीं थी। हाँ, राहुल गांधी जी इधर जाते, राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट किया, पास किया, अध्यादेश लेकर आए। उसके बाद जब प्रोटेस्ट हुआ, भट्टा पार्सल की घटना हुई, ये तो चाहते हैं कोई ना कोई मारे, शहीद हो, तो हम इसको वापस ले लेंगे। अभी क्या है, स्थिति तो यही है। अब 4 बिंदुओं पे इनकी चर्चा होनी थी, 4 बिंदुओं पे लगा था कि चलो खत्म हो जाएगा, विराम हो जाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है चारों बिंदु मान लिए गए हैं जो सूचनाएं हैं। अब एक ही पेज फंसा हुआ एमएसपी के ऊपर। एमएसपी क्या है? क्योंकि इस समय फेस सेविंग है दोनों तरफ से, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या हमारी यूनियन की तरफ से। यूनियन भी पूरा अमला लेकर आ गए, करोड़ों रुपए का लोहा पड़ा हुआ है, ट्रैक्टर ट्रॉली, सारे किसान, और हमारे किसानों की मृत्यु हो रही है। 38वां दिन जैसे आपने कहा, बहुत ठंड है, कुछ बुजुर्ग हैं, कोई 75 साल के मरे, कुछ तंग आकर। इसमें तो सरकार ने बोला हुआ है पहले भी, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं अगर धरना प्रदर्शन में अपनी इच्छा से अगर वो जाना चाहते हैं तो अपने घर जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक जज्बा होता है, एक जज्बा है। किसान हो या जवान 25 साल का 30 साल का फ्रंट पे लड़ता है, उसका जो सीनियर ऑफिसर होता है 50 साल का 55 साल का होता है। अगर सरकार ये ऑप्शन दे देगी तो जो जवान है मेरा वो किसान के बेटा है, तो खून में उसका लड़ना है। कुछ इस तरीके की इमेजेस वायरल होते हैं, जैसे कि अभी मैं कल परसों एक इमेजेस देख रहा था, उसमें एक पत्ता गोभी है, उसको एक पॉलीथिन में पैक किया हुआ है, उसके ऊपर 200 रुपये एमआरपी पड़ रही है और वो वायरल हो रही है चीजें। तो किसानों का मानना यह है कि जो चीज किसान से 2 रुपये में खरीदी जाती है, ये कंपनियां उसको 200 रुपये में बेच रही हैं। क्या मानना है, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, उसमें 200 रुपये नहीं 300 रुपये लिखा था, आधे किलो की गोभी थी और वो पैकेट थी। उसमें एक हमारे किसान भाई दिखा रहे हैं कि ऐसे गोभी 300 रुपये पैक है,
और ये 1 किलो गोभी 600 रुपए की बिकेगी। अब मान लीजिए आपसे मैंने जितना भी राशन, जितना भी सामान है, जितनी भी सब्जियां हैं, मैंने आपसे एकत्रित कर ली 2 रुपए किलो के हिसाब से, और एकत्रित करके मैंने भंडारण कर लिया, और भंडारण करने के बाद फिर मैंने सरकार को या जितने भी हमारे देशवासी हैं उनको कह दिया कि गोभी आई नहीं, क्योंकि भंडारण मेरे पास है, मैं स्वामी हूँ। मान लीजिए जितनी भी गाड़ियाँ हैं, हीरो होंडा की गाड़ियाँ हैं, और जितनी भी हीरो होंडा की गाड़ियाँ बनी है, मैं हीरो होंडा से टॉपअप कर लूँ कि भाई जितनी गाड़ियाँ आपके पास हैं वो सारी मैं सेल कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो 50,000 की हीरो होंडा है उसको मेरे ऊपर पावर है, चाहे मैं 1 लाख की बेचूं, तो वो ये ऐसा ही मामला है। पहले ये सरकार का जो है कि जितनी भी चीजें हैं उन्हें भंडारण कर लिया जाए, अंडानी अंबानी उन्हें भंडारण कर ले, उसके बाद अपने मनचाहे रेट पर उसे बेचे, ये है मामला। तान्या जी, जैसे कि अभी आंदोलन चल रहा है, यहाँ पर बातचीत हो रही है, आंदोलन जब चल रहा है तो उस दौरान कुछ ऐसे नारेबाजी की जाती है, तो बीच में सरकार अपना पक्ष रखती है कि इसके पीछे विपक्षियों का हाथ है। आपका क्या मानना है? आप जैसे देखते होंगे खबरों में भी, आप जा भी रहे, मैंने देखा है कई बार, क्या मानना है? वहाँ पर किसान दिखते हैं या फिर कोई विपक्ष की चाल नजर आ रही है? सब देखिए, ये भारत है, ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो बीजेपी की तो ये आदत है शुरू से बोलना कि इसको फंडिंग की जा रही है, विपक्षी पार्टियां फंडिंग कर रही है, पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने कृषि कानून बनाया है तो किसानों से पूछ के बनाया जाना चाहिए था, अगर नहीं बनाया तो प्रोटेस्ट तो होगा ही नहीं। वो तो हर सरकार की नीयत इसी तरीके की होती है, जब कोई आंदोलन होता है तो उसको डाइवर्ट कर। इससे पहले जन लोकपाल बिल को लेकर अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, तब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस ने कहा था इनके पास तो विदेशियों से फंड आ रहा है, तो वो तो एक तरीके से अपने आप को बचाने के लिए कोई भी सरकार एक दूसरे के ऊपर डालती है। अगर बात की जाए सिंधु बॉर्डर पर, तो सिंधु बॉर्डर पर ज़्यादातर देखा जा रहा है पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। दिल्ली यूपी गेट पर यहाँ यूपी, बिहार, पूर्वांचल और उत्तराखंड वगैरह के किसान बैठे हुए हैं। इसी बीच एक वहाँ से बयान उठा था राकेश टिकैत जी की तरफ से, उन्होंने एक जाति विशेष के ऊपर टिप्पणी की थी कि अगर पंडित हैं तो उनको हम यहाँ नहीं करने देंगे, इस तरीके का कुछ बयान था। आपको क्या लगता है कि एक जो सामूहिक आंदोलन चल रहा है, ना वो किसान है, ना जाट है, ना ब्राह्मण है, तो क्या ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए किसान नेताओं को? बिल्कुल बिल्कुल, किसान नेताओं तक को, यहाँ तक कि एक्टर्स तक को, और इनफैक्ट पूरे देशवासी जितने भी हैं सबको इन सारी जातिवादों से और जो रिलीजियस कमेंट्स हैं उनसे बचना चाहिए। जैसे कंगना रनौत ने बोला था बिल्किस बानो, बहुत गलत चीज थी वो। ऐसे बयानों से हमेशा बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए, इससे देश की अखंडता पे चोट लगती है। सर, टिकरी बॉर्डर से किसी पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, किसी एक बॉर्डर से किसी किसान नेता ने कहा है कि हमको शाहीन बाग वाले ना समझे जो हमको उठा देंगे यहाँ से रातों रात। हाँ, देखिए दर्द देखो किसान का इसका। इन नेताओं ने, खासतौर से बीजेपी के नेताओं ने और सरकार के मंत्रियों ने और इनके समर्थक, जैसे मेरे साथी ने कहा, एक एक्ट्रेस का नाम लिया, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहूंगा उसका, उन्होंने कहा ये सारे वही हैं 500 में जो शाहीन बाग में बैठे हुए थे। अब देखिए, शाहीन बाग का आंदोलन और मेरी दाल रोटी का आंदोलन दोनों में फर्क है। शाहीन बाग किसान ने ठीक है, शाहीन बाग ना समझे, यानी आपने उस समय एक धर्म विशेष के ऊपर आक्रमण किया। नहीं, आपकी नजर में शाहीन बाग में जो बैठे थे लोग वो गलत बैठे थे? नहीं, शाहीन बाग का मुद्दा क्या है? शाहीन बाग में जो लोग सीएए के विरोध कर रहे थे, हो सकता है उनकी विचारधारा का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, प्रोटेस्ट करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना मेरा फंडामेंटल राइट है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, अशोक कुमार जी के द्वारा जो वहाँ पर प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे थे वो नैतिक था या अनैतिक था? देखिए, अगर आप किसी भी भौतिक चीज का या किसी समाज की जो भी सप्लाई है, पूर्ति है, अगर उसको बाधित करेंगे तो वह अनैतिक हो जाता है। लेकिन अपने अधिकार के लिए लड़ना नैतिक है। धर्मशास्त्र में खुद कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने कहा है, खुद कहा। नहीं, लेकिन उसमें बहुत सारा जो जाति, मतलब जो लोग थे हमारे यहाँ के, लगभग 70% लोगों को सीए और एनआरसी जो आया था उसमें अच्छी चीजें लग रही थी। लेकिन कुछ एक समुदाय या कुछ लोग बैठ करके वहाँ पर उसका विरोध कर रहे थे। देखिए, जिस समय सीएए पे चर्चा हो रही थी तो मैं एक टीवी चैनल पे ही था और मैंने अपने बाइट बहुत सारी दी हैं। मैंने सीएए का कभी विरोध नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीएए का विरोध इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं अशोक कुमार हूँ। इसके पीछे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक अमेंडमेंट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, तो सिटीजन एक्ट है, हमने उसमें छोटा सा अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट क्या, शायद वो मेरे कुछ साथियों को, मेरे देशवासियों को, मुस्लिम भाइयों को शायद समझ नहीं आया या फिर उनके नेताओं ने उनको गुमराह किया। बहुत सिंपल सा था वो कि अगर आप सिटीजन हैं
अगर आप पिछले 2014 से पहले हमारे देश में आए हैं और आपके ऊपर धर्म के आधार पर पड़ोसी जिस देश में आप रहते हो उन्होंने अत्याचार किया है, तो आप प्रोसेस कीजिए, हमारी नागरिकता के लिए अप्लाई कीजिए, हम उस पर प्रोसेस करेंगे, आपको नागरिकता दे देंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ नेताओं ने हर जगह होते हैं गुमराह किया और हर मेरे मुस्लिम भाई को यही कहा कि ये आपकी नागरिकता छीन रहे हैं, आपको बांग्लादेश या पाकिस्तान भेज देंगे। मिसकम्युनिकेशन, मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, तो मैं उसका समर्थन किया। बात चल रही थी किसान आंदोलन की, दोबारा से उसी मुद्दे पे आते हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार को, किसानों के बीच में क्या सामंजस्य होना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए ऐसा है, मैं बेशक पत्रकार हूँ लेकिन मेरे पिताजी भी किसान थे और किसान का बेटा हर कोई आज के टाइम में 90% व्यक्ति जो है वो किसान का ही बेटा है। हम तो 75 साल से किसान की जो भी है, तो जो भी अब एक साल ऐसा क्या है कि 60 साल में न्याय चाहिए। वही बता रहे हैं कि 70% जो लोग हैं वो सब किसान के ही बेटे हैं, चाहे IAS है, PCS है, अदर्स जो भी अफसर हैं या जुडिशियल में किसी भी चीज़ में वो किसान के ही बेटे हैं। पढ़ लिख के आज डेवलप हो गए तो वो इसलिए वो ये नहीं समझ पा रहे, लेकिन ये है कि हर व्यक्ति किसान है और किसान की समस्या को समझना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा सरकार को कि किसान की समस्या को समझे और ये जो बिल है इसे वापस लें। अशोक जी, जैसे कि बातें हमारी चल रही है किसान आंदोलन को लेकर के, किसानों के लिए बिल में कोई कमी नजर आई, उन्होंने आंदोलन कर दिया। बिल्कुल ठीक है। तो क्या लोकतंत्र में इस तरीके से सभी को आंदोलन कर देना चाहिए अपनी बातों को लेकर के? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। अगर छोटे छोटे कानून बनाए, मतलब MSCP का बना दिया, प्रमोशन का बना दिया, रिजर्वेशन प्रमोशन बना दिया, तो इसमें आंदोलन नहीं होते, क्योंकि कुछ ऐसे कानून होते हैं जिसमें व्यक्ति विशेष का फायदा है। जैसे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कानून बना दिया तो इसमें कोई व्यक्ति विशेष का फायदा है, लेकिन ये कानून पूरे देश का फायदा नुकसान निर्धारित कर रहा था, यह मास के लिए था। अब देखो बहुत सीधी सी बात है, जैसे मेरे राजेश भाई ने कहा, आपने भी जिक्र किया कि बंद गोभी को 300 रुपये किलो में जो दे रहे थे, अब बिल्कुल वैसा ही है। MSP के ऊपर आज भी मेरा किसान टिका हुआ है। MSP का इतना बुरा हाल है, मेरा उत्तर प्रदेश का किसान अपनी फसल हरियाणा और पंजाब में जाकर बेचता है, हरियाणा पंजाब में जाकर बेचता है। इवन हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर रामपुर वाले जिले में APMC है, मार्केट है गवर्नमेंट की, उन्होंने किसान से उसका पैदावार खरीदना बंद कर दिया, आपने शोषण करना शुरू कर दिया। तो ये ऐसा नहीं था कि हर कानून बने उसका एजुटेशन हो, डेमोन्स्ट्रेशन हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन अब मुझे लगता है कि सरकार की शायद कुछ मजबूरियाँ रहीं। इलेक्शन में जब हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर्स घूमते हैं, जब करोड़ों अरबों रुपए का पेट्रोल फूक जाता है, तो उसकी रिकवरी कोई भी बिजनेसमैन है जो अपना पैसा लगाता है तो करेगा। और मैं समझता हूँ शायद ये सरकार को विवेक है, सरकार को ज्ञान है, सरकार भी पॉजिटिव नजर आ रही है। शायद सरकार इस दोबारा से दूसरी बार जो वार्ता स्टार्ट वार्ता जो शुरू हुई है इस पर पॉजिटिव लगा। 30 तारीख को जो वार्ता हुई उसमें संकेत तो यही आए। इवन हमारे किसान भाइयों ने भी मंत्रियों के साथ सेल्फी ली है, हमारे मंत्रियों ने तो किसान भाइयों को खाना खाया है। यानी सरकार चाय सरकार की पी गई, चाय हमने सरकार की भी, खाना उन्होंने हमारा खाया। यानी अब तो अच्छे संवाद में कुछ लग रहा है कि बीच में समझौता। जी बिल्कुल मुझे लग रहा है, और मुझे लगता है कि शायद MSP के ऊपर भी, क्योंकि MSP क्या है कि ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, इसके ऊपर कानून नहीं बनता, लेकिन शायद सरकार इस पर भी कानून बना दे। अगर ऐसा बन जाएगा तो सुरक्षा मिल जाएगी। तान्या जी, जैसे कि कोई भी आंदोलन होता है हमारे देश में, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो या फिर बस ऑपरेटर से रिलेटेड हो, आगे कोई भी आंदोलन जब हमारे देश में होता है, उसके बाद में आंदोलनकारी अपने लिए मुआवजे की बात करते हैं, क्योंकि इस दौरान हम इतने दिन यहाँ बैठे और उनको सैलरी भी मिलती है, चाहे एम्प्लॉयमेंट जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको सैलरी मिलती है। तो क्या आपको लगता है कि किसानों के लिए भी सरकार को कुछ मुआवजा देना चाहिए? इतने दिन से यहाँ हजारों किसान बैठे हुए हैं, उनकी फसलों की बुआई समय पर नहीं हुई है, कटाई समय पर नहीं हुई है, क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से, सरकार की ही वजह से जो ये कानून आया है, जिसमें इतनी गलतियां हैं, जो किसान नहीं मानना चाह रहे हैं वो आप ला रहे हैं। अगर वो कानून आ जाता, इसके लिए प्रोटेस्ट ना होता, तो किसानों का बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे नुकसान होता। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी था जी, मजबूरी थी उनकी, वो उतरे ज़मीन पे। तो अब जब वो ज़मीन पे उतरे हैं अपने हक की मांग करने के लिए, जो उनके पास ऑलरेडी होना चाहिए था, तो उसके लिए उनको मुआवजा मिलना बहुत ज़रूरी है।
अशोक जी, आपको क्या लगता है मुआवजे को लेकर के किसानों और सरकार के बीच में कुछ वार्तालाप होगी? मुझे लगता है कि मुआवजे को लेकर तो सरकार और किसानों के बीच में वार्ता नहीं हो सकती। नहीं, मेरी भी कुछ किसानों से बात हुई तो उन्होंने कहा हमें भीख नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम बैठते हैं किसानों में, हमने किसान पंचायत की और आपने भी कवर किया बहुत सारी जगह, तो सचमुच हम बहुत सक्षम हैं। किसानों को भीख नहीं चाहिए। किसान तो इतना स्वावलंबी है और स्वाभिमानी है, उन्होंने तो मंत्रियों का खाना तक नहीं खाया, चाय तक नहीं पी। लेकिन हाँ, जब उनकी तरफ से प्रेम आया तो ठीक है, हम थोड़े से हम भी हुए, एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन मुआवजा तो मुझे लगता है किसान को तो नहीं चाहिए। सरकार फिर भी अपने सम्मान रूपी अगर कुछ देना चाहे तो देखो, सम्मान तो स्वीकार हर कोई करता है। राजेश जी, जैसे कि कल संडे है, कल रविवार है, और पिछली बार भी हमने देखा है कि जो जहाँ जहाँ किसान आंदोलन चल रहे हैं वहाँ आसपास के लोग एक पिकनिक के रूप में वहाँ घूमने जाते हैं। चाट पकौड़ी, चाय, समोसे, सारी चीज़ें उनको वहाँ सुविधाएं मिलती हैं। क्या कहना चाहेंगे आंदोलन की रूपरेखा? देखिए, आंदोलन किसान भाइयों का ऐसा है, अन्नदाता कहता है, कहावत किसने कहा है कि मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ऐसे ही हमारे किसान भाइयों ने ऐसा वहाँ कर रखा है कि लोग अगर मेला घूमने भी जाते हैं तो उन्हें वहाँ पैसा खर्च करना पड़ता है खाने पीने के लिए। लेकिन जो अन्नदाता हैं, जो पूरे संसार को भोजन करा रहे हैं और खिला रहे हैं, उनके दरबार में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कोई जलेबी बांट रहा है, कोई दूध बांट रहा है, कोई पकौड़ी बांट रहा है, कोई सब्जी पूरी, हर जिससे जितना सामर्थ्य है। क्यों कि वो बोने वाला ही वो है, संसार को खिलाने वाला ही वो है, तो उसके दरबार में काहे की कमी है। तो वहाँ जो भी आदमी मैं गया देखा कि वहाँ लोग दूर दूर के झुग्गी झोपड़ी के गरीब आदमी भी, जैसे कांवड़ मेला में सीवर लगता है तो, लेकिन वहाँ केवल भोलों को ही पूछा जाता है कि भोले भोले भोले। लेकिन यहाँ किसान के यहाँ ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई गरीब, ना कोई झुग्गी झोपड़ी वाला, वहाँ जो आ रहा है वही लंगर खा रहा है, प्रसाद ले रहा है, भोजन कर रहा है। मतलब आंदोलन के रूप में समाज सेवा भी हो रही है। किसान बहुत दुआ ले रहे हैं, लेकिन बस ये है कि सरकार जो है वो किसानों की तरफ ध्यान नहीं देगी। असल में बीच में कुछ किसानों से बात हुई, रूरल एरियाओं में जाकर के कुछ लोगों से बातचीत हुई इन मुद्दों को लेकर के, लेकिन ज्यादातर किसान जागरूक नहीं है आंदोलन को लेकर के। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो सरकार की बातों को सही माने या फिर जो किसान नेता कह रहे हैं उन बातों को सही माने। आप अपने शब्दों में अगर एक बार पूरी तीनों बिलों के बारे में समझा सके। देखिए, मैं बताऊं, जैसे आपने कहा कि आपके किसानों से बात हुई, देखिए ये सच्चाई है कि हमारे देश में 70% मार्जिनल किसान है, जिसके पास खेती की जमीन बहुत कम है, 3 बीघा, 4 बीघा, 1 एकड़, मार्जिनल किसान उसको बोलते हैं। तो जो मार्जिनल किसान है बेचारा, वो अपनी खेती से बाहर ही नहीं निकल पा रहा, प्रोडक्शन चल रहा है, उत्पादन कर रहा है, वो अपनी खेती को छोड़कर कैसे आए। इस समय हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का छोड़ चल रहा है, गन्ना की कटाई हो रही है और गेहूं की बुआई चल रही है। फिर भी जो हमारे किसान हैं, किसान यूनियन है, जितना वो अपना प्रयास कर चुके हैं, करा है उन्होंने, और सब किसानों को लेकर आए हैं, उनको मैं समझाने के लिए इतना ही बोलूंगा, क्योंकि ये जो कृषि बिल आया, जो कृषि कानून, मजे की बात यह है कि तीनों लिस्ट में हमारे संविधान में जो वर्णित है, फार्मर्स के बारे में बात नहीं है, एग्रीकल्चर के बारे में बात है। और एग्रीकल्चर स्टेट का विषय है, इन्होंने इसका नाम एग्रीकल्चर बिल नहीं, फार्मर्स एक्ट रख दिया। तो यानी फार्मर्स इन किसान कानून, अगर कृषि कानून होता तो भी मान लेता, तो भी स्टेट में जाता, इन्होंने तो नाम ही किसान कानून रख दिया। अब एग्रीकल्चर भी डिफाइंड है कि एग्रीकल्चर क्या है। इन्होंने कहा कि जो लोग पिज्जा खा रहे हैं, जो ओडी में आते हैं, मोटी मोटी चैन पहनी हुई है, मेरा पंजाब हरियाणा का, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो संपन्न किसान है, वो तो किसान है ही नहीं। उन्होंने कहा किसान तो वो है जो मोटा खाता है, मोटा पहनता है, गंदे से कपड़ों में हल चला कर आ रहा है, मिट्टी लग रही है और हाथ भी साफ नहीं होती, इससे रोटी नमक के साथ खा लेता है। भाई साहब, बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। किसान किसान होता है, जिसके पास जमीन है वो भी किसान, और जो खेत में काम मजदूरी कर रहा है वो भी किसान, जो मिट्टी में मिलकर उत्पन्न कर रहा है वो सब किसान है। किसान से रिलेटेड जितने भी सामग्री पदार्थ बनते हैं वो सब एग्रीकल्चर के। मतलब कुछ इस तरीके के बयानबाजों से मतलब किसान और भड़के हैं, उन्हें बुरा लगा है। एक किसान को खालिस्तानी बोल दिया आपने कहते पाकिस्तान फंड कर रहा है। पाकिस्तान के पास कोविड से निपटने के लिए फंड नहीं है। पाकिस्तान चाइना से जाके भीख मांगता है, तो पाकिस्तान की औकात है कि हमारे किसानों को फंड करेगा? आपको क्या लग रहा है फंड पर कहां से होगा? सेल्फ है हमारा,
सर बिल्कुल सर, जैसे मेरे पास अगर कोई क्षमता है परमेश्वर ने दी तो मैंने थोड़ा सा सहयोग कर दिया। हमारे पास क्या है, देखिए जितना हमारा उत्पादन है हम सारे किसान को बेचते हैं सरकार को। सरकार को अगर मान लो मेरे 2000 रुपये का गेहूं का एमएसपी का रेट है, मेरा बिक रहा है 1300, 1400, 1700, मैं 1700, 300, 400 का लॉस क्यों करूं? मैंने बेचा ही नहीं, चलो नहीं बेचता, किसान भाई को लिए काम आएगा। संपन्न देश है, कृषि प्रधान है, हमारे पास बहुत बफर स्टॉक है। जिस समय कोविड चल रहा था, हर सरकारों ने, खासतौर से हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी को राशन फ्री में बांटा है। इवन आज तक भी मिल रहा है। कहां से है आपके पास राशन? सोर्स क्या थी उनकी? ये आपके विधानसभा में या विधान परिषद में तो गेहूं नहीं होता। और इवन मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि पूर्वांचल में भी गेहूं नहीं होता, सारा हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश से पूरा संभाला। दूसरा, इन्होंने फिर बात की, एमएसपी की बात नहीं करी, एमएसपी के ऊपर साइलेंट रहेगा। इन्होंने एपीएमसी की बात करी। इन्होंने ये कहा कि किसान कानून के जो 3 पार्ट्स हैं, इसके 3 पार्ट से पहले पार्ट में इन्होंने कहा किसान इज एट लिबर्टी, कि वो चाहे अपना प्रोडक्ट किसी को भी बेचे। किसान एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रपोजर एंड प्रपोजिंग, ऑफर एंड ऑफरिंग, 2 टर्म यूज करे। मैं किसान हूं, राजेश जी फाइनेंसर है, राजेश जी और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। राजेश जी ने कहा कि अब कॉन्ट्रैक्ट साइन है तो अब आप वो फसल करेंगे जो मैं बोलूंगा। यानी अगर मैं गेहूं उगा रहा तो राजेश जी को जिसमें फायदा होगा वो उगाएंगे। बिल्कुल इंपीरियलिज्म, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई थी, नील की खेती करी थी, अफीम की खेती हुई थी। फिर अब राजेश जी ने कहा कि नहीं अशोक जी देखो, मैं तो चाहता हूं नील की खेती करें। यानी अब आपने, सरकार मुझसे माल मेरा खरीद ले, 1800, 2000 रुपए एमएसपी पे जो मेरा गेहूं बिकना था सरकार ने तो मना कर दिया। सरकार कहती है आज भी 1500-1600 में मिलता है। गन्ना जब जाता है तो उसकी पेमेंट पिछले साल की आज तक नहीं मिली। गन्ने मिल मालिक क्या कर रहे हैं, पैसे में गन्ना रख लेते हैं, पर्ची काट के दे देते हैं, 2-2 साल तक भूल जाते हैं। चीनी तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चीनी के एक्सपोर्ट में कोई कमी नहीं है, फिर भी लेकिन गन्ने के किसान को पैसा नहीं मिल पा रहा। अब इन्होंने कहा इस कानून में कि आप चाहो तो रद्द कर दो। देखो बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को जब आप साइन करते हैं तो रद्द करना आसान नहीं होता। रद्द करने के लिए कंडीशन है, यानी अगर मैं ब्रीच कर रहा हूं तो मेरा कंसिडरेशन अमाउंट मुझे देना पड़ेगा। राजेश जी ने मुझे 2 लाख रुपए दे दिए, अशोक जी अब आप इसकी खेती करेंगे, किसी कारणवश अधिकतर के किसान के पास पैसा ही नहीं होता, बच्चों को पढ़ाना है, शादियां करनी है, घर बनाना है, तो तुरंत पैसा आते खत्म हो जाएगा। अच्छा, जब वो मैं नहीं कर पाए तो राजेश जी ने एसडीएम के सामने एक आर्बिट्रेशन के लिए एक पिटीशन डाली। मैं एसडीएम के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हूं कि जी मुझे बचाओ, मेरी जमीन बचाओ। वहां पर केस हुआ, तब तक पता चला कि मेरे फाइनेंसर ने उस पर स्टे ले लिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है। अगर स्टे ले लिया यानी जब तक वो फैसला नहीं आता मैं उस पर फसल उगा नहीं सकता, बंद गया तो लीगल बाइंडिंग ये हो गई। तो ये था शोषण कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जिसका विरोध कर रहे थे। और दूसरा ट्रेडिंग, अब इसमें ट्रेड शब्द यूज किया गया है। फिर इन्होंने बाद में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर जितने हमारी अनाज, दाल चीजें सारी थी जिसके ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है, आवश्यक वस्तुएं, तो जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसको आपने भंग किया। यानी अब आप अनाज को आवश्यक वस्तु में नहीं ले रहे। एक फाइनेंसर, एक प्रमोटर, एक प्रोड्यूसर किसको उगाएगा? जिसमें प्रॉफिट है। बहुत सीधी सी बात है। तो ये 3 बिंदु ऐसे हैं जो बड़े खतरनाक रहे और बिल्कुल निंदनीय हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए मेरे किसान भाई बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और हम तो पूरी तरह से, हमारा समर्थन है। इवन मेरी पूरी लॉ की टीम किसानों के साथ इसमें खड़ी हुई है। तान्या जी, अंतिम प्रश्न लेते हैं आपसे, जानना चाहेंगे जैसे कि किसान वहाँ बैठे हैं, आंदोलनरत हैं, कुछ किसानों से मेरी बात हुई थी, किसानों से मैंने प्रश्न किया था तो उन्होंने उल्टा मेरे से प्रश्न किया कि आज तक कोई भी किसान ऐसा आपको मिला है जिसने ये बोला हो कि मैं जाकर के अपना गन्ना बेच करके आया हूँ। वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं गन्ना डाल आए हैं। हाँ। मतलब मिल पर जब जाते हैं तो वो गन्ना डाल आए हैं। तो क्या सरकार को डिजिटल किसानों के लिए कुछ डिजिटल माध्यम अपनाना चाहिए, जैसे डिजिटल इंडिया की बात हो रही है? देखिए, इन्होंने अपनी फार्मर्स एक्ट जो बनाई है उसमें इन्होंने सेक्शन 4 में स्टार्टिंग में यही लिखा है कि वो किसान ही सिर्फ रजिस्टर करेगा जिसके पास अपना पैन कार्ड है। ठीक है। दूसरी चीज, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए।
मतलब ये एक्ट जो है सबके लिए नहीं बना है और ये सब लोग अडॉप्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा किसान वर्ग एजुकेटेड नहीं है। जी। तो डिजिटल इंडिया बनाना एक अच्छा प्रयास है, लेकिन किसान वर्ग के लिए ये चीज डिजिटलाइज किसानों का कहना था डिजिटल का मतलब है कि आज हमने अपना गन्ना वहाँ मिल पर लेके गए और 3 घंटे बाद 3 दिन बाद एक टाइम हो कि आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ गया। क्योंकि जब डिजिटल इंडिया की आप बात कर रहे हो तो डिजिटल इंडिया में तो किसान भी आते हैं, इंडिया में तो किसान भी आ रहे हैं। बिल्कुल। क्या सभी किसानों के पास अकाउंट है? और लगभग अभी जनधन के साथ साथ ये तो हुआ है कि अधिकतर किसानों के पास अकाउंट है और किस अकाउंट इतना कोई मुद्दा नहीं है। बात पेमेंट के 2-2 साल तक किसानों का पैसा नहीं आता है, उस पर कोई ना ब्याज मिलती है उसको किसान को, ना कुछ होती है। राजेश जी, अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे डिजिटल इंडिया के बारे में? क्या राय देना चाहेंगे सरकार को कि किसानों के लिए भी कुछ सोचें? देखिए, डिजिटल करें चाहे ना करें, जैसे मोदी जी ने कहा था कि भाई सबके जनधन खाते में सबके 15-15 लाख रुपए आएंगे, 15-15 लाख रुपए नहीं दिए ना कुछ किया। इसी प्रकार से कुछ दे चाहे ना करें, ऐसा ही खाता दोबारा खुलवा दे किसान खाता के नाम से। और किसान खाते के नाम से जो भी किसान भाई हैं उन्हें सबसे पहले यही कहें कि भाई कि आपका किसान खाता खुल गया है, इसमें इधर आपका माल आया, इधर आपका गन्ना आया, इधर आपका अनाज आया, इधर आपका पैसा आया। ऐसा करने डिजिटल इंडिया में करना चाहते तो मैं तो यही सुझाव है। बिल्कुल, किसानों को मुद्दे को लेकर के जो लोकतंत्र है हमारा, यहाँ पर हर किसी की भावनाएं किसान से जुड़ी हुई हैं। हर किसी को किसान के बारे में सोचने पर मतलब एक भावनात्मक रूप से किसान के साथ जुड़े हुए हैं। अब देखेंगे आगे चल करके किसान, ये 4 तारीख को जो वार्ता होने वाली है किसान और सरकार के बीच में, उस दौरान क्या मध्यस्थता निकलती है, उनकी क्या बीच में इसका निष्कर्ष निकलता है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए TNA न्यूज़। नमस्कार।